नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। आ- आज क्लास 11 रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से आपको अध्याय 1 और ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। आज से आप लोग का शुरुआत हो रहा है। तो आपके पहले चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आपके चैप्टर का क्या नाम है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो पहले हमें जानते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। क्या रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान कहते हैं। जिसमें आप लोग का पदार्थों और गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। ये था रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब हमें जानते हैं कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं। क्या? रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं। तो पहला अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन, चौथा विश्लेषिक रसायन। ये आपके 4 रसायन विज्ञान की शाखाएं होती हैं। तो हम लोग एक एक देखते हैं कि क्या होते हैं इस 4 में। तो पहला हमारा क्या है? अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जिसमें आपका रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसमें आपका कार्बन को छोड़कर अन्य किसी यौगिक का अध्ययन किया जाए, तो वहाँ पे आप लोग का क्या होगा? अकार्बनिक रसायन। तो ये था अकार्बनिक रसायन का परिभाषा। और दूसरा आपका है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसमें आपका क्या होता है? कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। ये था कार्बनिक रसायन। अब हम तीसरा का परिभाषा देखते हैं क्या होगा। तीसरा परिभाषा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या होता है? भौतिक रसायन बहुत ही इजी है। इस भौतिक रसायन जिसमें आपका रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। इसका परिभाषा क्या होगा? इसके अंतर्गत रसायन विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखना क्या होगा? सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। ये आपका भौतिक रसायन की परिभाषा है। अब हमें जानते हैं कि विश्लेषिक रसायन क्या होता है। तो विश्लेषिक में क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि पदार्थों की पहचान किया जाता है तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा, इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा, ध्यान में रखना है मात्रा है, तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विश्लेषिक रसायन विज्ञान, विश्लेषिक रसायन कहते हैं। ये था आपका रसायन की शाखाएं 4। तो हमने 4 का अध्ययन कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जानते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। तो रसायन विज्ञान का महत्व निम्न है। क्या रसायन विज्ञान का महत्व निम्न है। तो पहला क्या है आपका, इसका कहाँ कहाँ पे महत्व होता है रसायन विज्ञान का। तो पहला आपका है खाद्य पदार्थ। पहला आपका है क्या है, खाद्य पदार्थ। दूसरा आपका क्या है, उर्वरक। तीसरा आपका क्या है, जीवाणुनाशक तथा कीटाणुनाशक। और चौथा आपका क्या है, स्वास्थ्य रक्षा में। पांचवा आपका क्या है, भवन निर्माण सामग्री। छठवा आपका क्या है, प्लास्टिक एवं कांच में। सातवां आपका क्या है, सौंदर्य प्रसाधन। और आठवां आपका क्या है, ईंधन। आठवां आपका क्या है, ईंधन। और नौवां आपका क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने पर। ये आपके 8 रसायन विज्ञान के महत्व हैं। तो आप लोग इसे लर्न करते कर लीजिएगा और नोट भी बनाते जाइएगा। तो आपका ये रसायन विज्ञान का महत्व था। अब हमें जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, तो भौतिक परिवर्तन का परिभाषा होगा वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जिसमें क्या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उससे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोग को याद करने का एकदम सरल तरीका, जिसमें आपका नया पदार्थ नहीं बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। इतना ध्यान में रखना। तो इसका उदाहरण क्या होगा, तो हम इसके उदाहरण पे बात करते हैं। तो इसका उदाहरण होगा पदार्थों का गलना। क्या, पदार्थों का गलना। और इसके उदाहरण हैं वाष्पन, हिमांक, ऊर्ध्वापातन आदि परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। इसके बहुत से परिवर्तन हैं, इसके अन्य बहुत उदाहरण हैं। तो मैंने 2 उदाहरण आप लोग को लिखवा दिया हूँ, पदार्थों का जलना और वाष्पन, हिमांक, ऊर्ध्वापातन आदि परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। ये था आपका भौतिक परिवर्तन। ये आपका क्या था, भौतिक परिवर्तन। अब हम तो भौतिक परिवर्तन के अध्ययन कर लिया। अब हम ये जाने कि रसायन परिवर्तन क्या होता है। क्या, रसायन विज्ञान परिवर्तन। तो रसायन परिवर्तन में क्या होगा, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। क्या, उस वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या था कि उसमें पदार्थ नहीं बन रहा था। क्या, उसमें पदार्थ नहीं बन रहा था, पदार्थ नहीं बन रहा था। और बट यही आपका रसायन परिवर्तन में क्या हो जाता है कि यही पदार्थ बनता है। क्या, यही पदार्थ बनता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण होगा पदार्थों का जलना, जंग लगना, किंडम संयोजन क्रिया, अपघटन अपक्रिया आदि रासायनिक परिवर्तन है। ये आपके थे उदाहरण। ये आपका था रासायनिक परिवर्तन। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या परिभाषा है, नाभिकीय परिवर्तन। क्या है, नाभिकीय परिवर्तन।
नाभिकीय अभिक्रिया। क्या? नाभिकीय परिवर्तन, नाभिकीय अभिक्रिया। तो नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है और नाभिकीय अभिक्रिया, तो इसका परिभाषा होगा ऐसे परिवर्तन जिनके परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं तथा इस अपक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको इसमें इसको बताया गया है पैरा कि कैसे आपका ये नाभिकीय अभिक्रिया है। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि R88 ये सब आपके क्या हैं, इसका आप परिवर्तन करेंगे तो आपका क्या होगा, RN 200 उसके 8V उसकी 866 + 2He4 ये आपका इसमें परिवर्तन हो जाएगा इसका। तो एक तरफ से हम इसे क्या करेंगे, नाभिकीय परिवर्तन, और एक तरफ से हम क्या करेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया। ये दोनों हम करते हैं। ये था आपका नाभिकीय परिवर्तन और नाभिकीय अभिक्रिया। तो आगे आपका क्या है, आगे आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अपक्रिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ये आपका हेडिंग है। तो हम ये जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है, इसका नियम पहले हमें जाने कि कौन खोज किए थे इसके। तो ये इस नियम का प्रतिपादन M.B. लोमोसोव ने सन 1756 ईस्वी में किया था। इसका खोज, ये ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका सन 1756 ईस्वी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का खोज हुआ था और इस नियम के प्रतिपादन कौन थे, M.B. लोमोसोव थे। तो इस नियम के अनुसार आपका हेडिंग है, इस नियम के अनुसार तो इसका परिभाषा क्या होगा, द्रव्य अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अपक्रिया में कोई द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। एक तो ये आपका परिभाषा बन जाएगा, या क्या आप ये बताइए, आपको जैसे हार्ड लग रहा हो याद करने में, तो आप एक और परिभाषा है उसे आप लोग याद कर लीजिए। तो वह परिभाषा है, रासायनिक अपक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। बहुत ही सिंपल। क्या? रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो आपको बहुत ही सिंपल परिभाषा बताया जा रहा है और आप लोग इसे नोट भी करते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका आगे कौन सा हेडिंग है, तो स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ये ओनली NCERT बुक से ही है। तो आपका स्थिर अनुपात का कब इनकी खोज, स्थिर अनुपात का नियम कब खोज हुआ था, तो हमें जानते हैं। पहले इस नियम का प्रतिपादन J.L. प्राउस्ट को जाता है, जो कि सन 1997 में, कब इसका खोज हुआ था, सन 1997 में इनका खोज हुआ था। और कौन खोज किया था, J.L. ने खोज किया था। तो इस नियम के अनुसार
तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए। इसका फिर से आप लोग परिभाषा सुन लो, क्या होगा, प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए। ये आपका था स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो आगे बढ़ते हैं, इसी का पहले हम उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो इसका उदाहरण है जल H2 हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। इसे नदी, कुएं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जल के प्राप्त नमूने में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सदैव कितना होता है, ये ध्यान में रखना है, 1:8 होता है। आपका जल के प्राप्त नमूने जो होते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात पूछा भी जाता है, तो वो कोई भी पूछे आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो आपका 1:8 होता है। ये था आपका एग्जाम्पल, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा उदाहरण। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका हेडिंग है गणित अनुपात का नियम। क्या, गणित अनुपात का नियम। तो गणित अनुपात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका परिभाषा होगा, पहले हमें जानते हैं कि गणित अनुपात का नियम किसने इसका खोज किया था। तो इसके खोज जॉन डाल्टन, कौन थे, जॉन डाल्टन थे। और ये कब खोज किए थे गणित अनुपात का नियम, तो ये किए थे 1803 ईस्वी में। आपके गणित का अनुपात का नियम कब खोज हुआ था, 1830 ईस्वी में। तो परिभाषा क्या दिया गया है, तो इस नियम के अनुसार इसका क्या होगा, जब दो तत्व सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से सहयोग करते हैं, परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, वही हमारा क्या नियम है, गणित अनुपात का नियम है। इस परिभाषा को आप लोग सुन लीजिए, क्या हुआ, जब दो तत्व सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से सहयोग करते हैं, परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यही हमारा गणित अनुपात का नियम है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। तो इसका उदाहरण होगा, आपका उदाहरण यहाँ पे है। तो उदाहरण आपका होगा CO और CO2 गणित अनुपात है। ये आपका CO और CO2 ये आपके क्या है, गणित अनुपात। तो अगला उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण था, अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण क्या है, N2O, O और NO
N2O3, N2O4 और N2O5, ये भी आपके क्या है, गुणित अनुपात। सॉरी, जो वहाँ पे हम गणित अनुपात बोल रहे थे वहाँ पे आपका गुणित अनुपात होगा। ये आपका गुणित अनुपात का परिभाषा है। सॉरी, मैंने गणित बोला, गुणित अनुपात होगा। ये आपका किसका परिभाषा है, गुणित अनुपात का, गणित नहीं, गुणित अनुपात आपका लिखा भी गया है। गुणित अनुपात का ये परिभाषा है, गुणित अनुपात। इसके लिए सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या परिभाषा है, तो आगे हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो क्या होगा, तो इस नियम का प्रतिपादन कब हुआ था, इस नियम का प्रतिपादन जेबी रिक्टर द्वारा किया गया था, जो कि जेबी, इसका प्रतिपादन कब हुआ था, किसने किया था, जेबी, ध्यान में रखना, जेबी रिक्टर द्वारा किया गया था, जो कि 1729 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1729 ईस्वी में। ये आपका व्युत्क्रम अनुपात के नियम के प्रतिपादन थे। और इनका नियम क्या था, तो आप लोग से ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या नियम था। इनका नियम था, जिस भार अनुपात में दो तत्व ए और बी पृथक किसी तीसरे तत्व सी के एक निश्चित भार से सहयोग करते हैं, उसी भार अनुपात या उस भार अनुपात को किसी सरल गुणक या सरल भिन्न में दोनों तत्व ए और बी परस्पर सहयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, व्युत्क्रम, क्या, व्युत्क्रम कहलाता है। ये था आपका व्युत्क्रम का नियम। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा H2S और H2O और SO2 में तीनों यौगिक व्युत्क्रम अनुपात हैं। इसमें जो तीन यौगिक दिए गए हैं आपके व्युत्क्रम अनुपात हैं। पहला क्या है आपका H2S और H2O और SO2, ये आपके क्या हैं, व्युत्क्रम अनुपात हैं। ये आपके जो तीनों यौगिक हैं आपके व्युत्क्रम अनुपात हैं। ये था आपका व्युत्क्रम अनुपात। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पढ़ना है रासायनिक तुल्यता का नियम। किसका, रासायनिक तुल्यता का नियम, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, रासायनिक तुल्यता का नियम। इसका परिभाषा क्या होगा, तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। तो इसका परिभाषा होगा, रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमान का अनुपात और उसके रासायनिक तुल्यांतों के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है, रासायनिक तुल्यता का नियम कहलाता है। क्या, आप पढ़ लीजिए। इसका क्या होगा, रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमान का अनुपात और उसके रासायनिक
तो के द्रव्यमान तुल्यतों के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक तुल्यता का नियम कहेंगे। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या होगा, अर्थात आपका क्या होगा, ये पदार्थ ए का अभिकारिक द्रव्यमान अपान पदार्थ बी का अभिकारी द्रव्यमान, ये आपके अपान है पदार्थ ए का अभिकारिक द्रव्यमान और इसके अपान पदार्थ बी का अभिकारी द्रव्यमान। तो इसके बराबर क्या होगा, पदार्थ ए का तुल्यकालिक द्रव्यमान अपान पदार्थ बी का तुल्यकालिक द्रव्यमान। ये था आपका पदार्थ रासायनिक तुल्यता का नियम। तो आप लोग इसे ज़रूर ही लर्न कर लीजिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक और एग्जाम्पल है एक और है पदार्थ ए का अभिकारिक द्रव्यमान अपान पदार्थ ए का तुल्यकालिक द्रव्यमान। इसका क्या होगा, पदार्थ बी का अभिकारिक द्रव्यमान और पदार्थ बी का तुल्यकालिक द्रव्यमान। सेम इसी का उल्टा है, तो आप लोग इसे ज़रूर ही लर्न कर लीजिएगा। तो आगे आपका है, अब हमें जानते हैं कि रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो रासायनिक अपक्रिया में एक मोल हाइड्रोजन परमाणु से सहयोग करती है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। क्या, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो रासायनिक अपक्रिया में एक मोल हाइड्रोजन परमाणु से सहयोग करती है, वही पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। ये था आपका रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। अब हमें जानते हैं कि तुल्यांकित द्रव्यमान क्या होगा। तो तुल्यांकित द्रव्यमान हमारा ये आज का लास्ट हेडिंग है। तो तुल्यांकित द्रव्यमान हमारा क्या होगा, किसी पदार्थ के एक तुल्यांक का द्रव्यमान, क्या है, एक तुल्यांक का द्रव्यमान उसका तुल्यांकी या तुल्यांक द्रव्यमान कहलाती है। क्या, किसी तुल्यांक का एक द्रव्यमान हमारा क्या कहलाएगा, तुल्यांकी या तुल्यांक द्रव्यमान कहलाएगा। तुल्यांक द्रव्यमान कहलाएगा। ये था आपका तुल्यांकी द्रव्यमान का परिभाषा। तो अब हमें जानते हैं कि इसका तुल्यांकी संख्या बराबर क्या होता है। तो हमें जानते हैं इसकी फार्मूला है, जो कि आपके न्यूमेरिकल में इसके प्रश्न आते हैं। तो न्यूमेरिकल में इसकी एनसीईआरटी में प्रश्न है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, पदार्थ का द्रव्यमान अपान पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या होगा, पदार्थ का द्रव्यमान अपान पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। ये था आपका फार्मूला। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, और आपको इसका PDF फाइल आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।